प्रिय विद्यार्थियों, आपका जीवन मंगलमय हो। मैं जितेंद्र सिंह टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय कठुमर अलवर की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपके अभिभावक जन जो हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं इस सत्र के लिए आपके इस स्थानीय विद्यालय में हिंदी व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसको अपने मन से, अपने भावना से आप उसको सीखने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं। बच्चों ध्यान दें, इस वैश्विक बीमारी ने आपको एक नई पद्धति से पढ़ना सिखाया जा रहा है। तो नई पद्धति से पढ़ने के लिए आपको यहाँ एक समझ लीजिए कि एक नई तरीका, नई पद्धति आपको जो सिखाई जा रही है, तो वो उससे क्या है कि आपका कहीं न कहीं कि इसमें कोई न कोई आपका लाभ छिपा हुआ है, जो ईश्वर ने आपको ऑलरेडी पहले से ही समझा दिया है। कि देखिए, बहुत टीचर्स, बहुत बच्चे, आप इस नई टेक्नोलॉजी से हम सब अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे। तो आज हम जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इस ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब क्या है कि आप आने वाले समय में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इस तरह से बहुत मदद ले सकते हैं। तो ध्यान दें, मैंने आपको कई रोज़ पहले समग्र व्याकरण एक शीर्षक मैंने तय किया था और मैंने उसको पढ़ाना चाहा था। तो वो टॉपिक कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए ही था। इसके अलावा जो भी कोई कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे भाग ले रहे हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ ही वह विषय था, वह बिंदु था। तो उस समग्र व्याकरण में कौन सा बिंदु कहाँ से आता है, कैसे हम उसको पढ़ते हैं, वो समस्त बातें हमने आपको वहाँ समझाई थी। तो 10th क्लास में मैं जो भी विद्यार्थी सत्र के लिए हैं, मैं उनको उनके उज्ज्वल जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। इस वैश्विक बीमारी का जल्दी से जल्दी निराकरण हो, ऐसे ही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और अपने बच्चों को वही ऑफलाइन विद्यालय में पढ़ने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वो जल्दी से जल्दी अपने विद्यालय में पूर्व की भांति पढ़ने के लिए आएँ। बच्चों ध्यान दें कि आज आपका मैं अपने सिलेबस से संबंधित आपका वो पहला टॉपिक जो मैं आपको, एक समास है, समास टॉपिक है, आपका शीर्षक है समास, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंक का एक प्रश्न आता है। प्रश्न का जो तरीका है वो इस तरह से आता है, कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है। भाई आपको कोई एक शब्द दे दिया, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, और कोई शब्द दे दिया यथाशक्ति, यथाशक्ति। इस शब्द में, इस शब्द में यथाशक्ति में कौन सा समास है, कौन सा समास है, समास है, तथा उसकी परिभाषा लिखिए, तथा उसकी परिभाषा लिखिए। इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछा जाता है। तो आपको समास जो शीर्षक है, उसका जो प्रकार है, उसका जो वर्णन है, वो एक वीडियो क्या 4 वीडियो से भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर भी मैं आपको कम से कम समय में इस शीर्षक को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दें, एक मैंने प्रश्न का तरीका आपको यहाँ मैंने बता दिया है, इस तरह बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आपको मैं समास शीर्षक जो है उसको मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों ध्यान दें, समास जो शब्द है आपका, ये 2 शब्द जो हैं, एक सम उपसर्ग है और एक आस शब्द होती है संस्कृत की धातु। सम उपसर्ग का मतलब क्या होता है, पास या निकट। आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात इन दोनों शब्दों का जो क्रमशः अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर बैठना, बराबर दूरी पर बैठना। अब आप क्या समझ गए इसका, यानी कि समास में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, पद होते हैं। तो शब्द और पदों को परस्पर बराबर की दूरी पर बैठना होता है। बैठने का मतलब क्या होता है, उनको एक साथ रहना पड़ता है, एक साथ मिलना पड़ता है। तो इस शब्द का, ये आपको मैंने थोड़ा सा दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ बताया, लेकिन आपको पुणे में समास जो शब्द है, तो समास जो शब्द है, तो इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ,
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा मतलब क्या हो गया कि जो दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनको मिला करके उनका छोटा रूप बनाया जाता है, उसको हम संक्षेप कहते हैं, उसको हम समास कहते हैं। अब समास का इस तरह से आप जो पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें समास की जैसे परिभाषा पे अगर हम यहाँ ध्यान दें, परिभाषा को अगर हम यहाँ समझें तो क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। मैंने आपको समग्र व्याकरण शीर्षक में आपको मैंने यह बताया था कि शब्द और पद, तो ये शब्द और पद क्या होते हैं ये मैंने समग्र व्याकरण में आपको समझा दिया था। पुनः मैं आपको यहाँ बता देना चाह रहा हूँ कि बेटा आप ध्यान से दीजिए। शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल होता है। वर्णों का सार्थक मेल होता है, उनको हम शब्द कहते हैं। और आप समास की परिभाषा में पढ़ते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को, यानी पद क्या होते हैं? शब्द को ही पद कहते हैं। और अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर इतना है कि शब्द तो पृथक पृथक बोले जाते हैं और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो यह कोई बड़ी बात ऐसी नहीं हुई जो आप नहीं समझ पा रहे हों। दूसरी बात, यहाँ आप इसकी एक अलग परिभाषा और आप दें कि जिन शब्दों में कारक चिन्हों का जिन शब्दों में कारक चिन्ह का या अव्यय शब्दों का लोप होना पाया जाता हो उसे समास कहते हैं। तो अब आपको यहाँ क्या समझना होगा कि हम बहुत सारे जैसे शब्द होते हैं, उन शब्दों से मिलकर के हम समास बनाते हैं। तो ये एक समास बनाने की एक इस तरह की एक प्रक्रिया होती है। इस तरह से इनको हमने समझना है। इस तरह का प्रश्न आता है, इस तरह समास शब्द को समझना है, समास शब्द का अर्थ समझना है, समास की परिभाषा को समझना है। ये परिभाषा हम अच्छी तरह से जानते हैं, पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। इस परिभाषा को थोड़ा मैंने बढ़ा के बता दिया है आपको। दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, वे शब्द जब मिलते हैं तो उनके बीच में कारक चिन्ह आते हैं। उन कारक चिन्हों का या जो कोई अव्यय शब्द आते हैं उनका एक लोप होना पाया जाता है। और वे जब बीच के शब्द लोप हो जाते हैं तो वे शब्द छोटे हो जाते हैं, तो उनको ही हम संक्षेप कहते हैं, उनको ही हम समास कहते हैं। इस तरह से समास की यह परिभाषा हमने आपको बताई है। समास के बाद में एक आपको सामासिक शब्द और समझना है। सामासिक शब्द या पद। सामासिक शब्द, सामासिक पद, यानी जिन शब्दों से समास मिलकर बनता है, उन पदों को भाई चाहे शब्द कह दीजिए, चाहे उन पदों को सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद कहते हैं। यहाँ पर सामासिक पद जिन शब्द यानी कि दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं वे मिलते हैं, मिल करके उन पदों को हम सामासिक पद कहते हैं। तो ये सामासिक पद हो गया। और अब क्या आता है? विग्रह। विग्रह क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। जिन समास के पदों को
पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। देखो ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये आप पूर्व कक्षा में जानते हैं। इस तरह से मैंने आपको पुनः इनको दोबारा से दोहराया है। अब मैं यहाँ से आपको इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का प्रश्न का तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि पद देखिए, समास में जो पद होते हैं, समास में पद निम्न प्रकार के होते हैं। देखो आप समझिए, पद क्या होते हैं? पद किसको कहते हैं? पद शब्द को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? शब्द को ही कहते हैं हम। तो देखो, एक तो क्या आ गया? प्रथम पद, और दूसरा क्या आ गया? दूसरा पद, और तीसरा आ गया तीसरा पद। भाई दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं, और तीसरे पद को क्या कहते हैं हम? अन्य पद कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर शब्द यानी कि समास में पद यानी पद या शब्द के प्रकार तो आपने व्याकरण वर्गीकरण में पढ़े हैं, वो एक अलग बात हुई। समास में पद जब आते हैं, जिन पदों से मिलकर के समास बनता है, वो पद आपके इस तरह से तीन प्रकार के होते हैं। वो पद आपके तीन प्रकार से होते हैं। देखिए, प्रथम पद जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, तीसरा पद जिसको हम अन्य पद कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन पदों को आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दे के बता देता हूँ कि जैसे मैंने कह दिया आपको, एक पद दे दिया त्रि और दूसरा पद दे दिया नेत्र। तो देखो, पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद क्या आएगा? त्रि पहला पद है, नेत्र दूसरा पद है। तो इन पदों से मिलके क्या बन गया? त्रिनेत्र एक शब्द बन गया। बच्चों, आपको समास में एक जो गलती नहीं करनी है, वो क्या गलती नहीं करनी है? ध्यान दें, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और टीचर भी बड़े प्रभावशाली तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ऐसी हम गलती क्या करने जा रहे हैं, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में हम बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। समास की शिरोरेखा, संधि की शिरोरेखा कभी टूटती नहीं है। ध्यान रखें, ये बात है। आप यदि जैसे त्रिनेत्र हमने लिखा है, तो त्रिनेत्र हमने जैसे लिखा है, यदि यों करके इस तरह हमने लिख दिया, आप लिखने में तो पढ़ेंगे तो इसको त्रिनेत्र ही, पर समास की दृष्टि से यहाँ सामासिक अशुद्धि हो जाती है, तो ये अशुद्ध हो जाता है। इस तरह शिरोरेखा का आप विशेष ध्यान रखें। त्रिनेत्र, अब तीन नेत्र वाला, तो ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद क्या गया? तीसरा पद क्या गया? भगवान शिव। जैसे ये तीसरा पद आता है, इस तरह तीसरा पद जहाँ होता है, दूसरा पद जहाँ होता है, प्रथम पद जहाँ होता है, वो आपको बात में आगे क्लियर करके चल रहा हूँ। ये समास के पद होते हैं। अब यहाँ आपको मैं समास के प्रकार बता रहा हूँ। आपको मैं यहाँ समास के प्रकार बता रहा हूँ। देखिए, एक हमारा खुद का कोई ऐसा वो नहीं है कि समास के प्रकार आप नहीं जानते हो, आप जानते हैं, पर उसका क्या है कि जिसे आप बार बार भूले नहीं। देखो, 6 वर्ण हैं, उनसे जोड़ करके हमने आपको इस तरह से बनाया है। इस तरह अब तक दे द्वय, इस तरह से हमने आपको बनाया है। तो ये 6, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम
सूत्र कोई है नहीं, समास सूत्र हमने खुद ने ही इसको नाम दे दिया है। कैसे नाम दे दिया? जैसे आ से क्या बन गया आपका? आ से क्या बन गया आपका? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और ऐसे बा से क्या बन गया आपका? बहुव्रीहि समास। क्या बन गया? बहुव्रीहि समास। और ता से क्या बन गया आपका? ता से क्या बन गया? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। का से क्या बन गया आपका? का से कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। दे से क्या बन गया? दिगु, दिगु समास। दिगु, दिगु समास। और द्वय से क्या बन गया आपका? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो समास के प्रकार, यानी कि समास के प्रकार को आपने इस अव तक दे द्वय इस सूत्र से हमने समास के नाम याद करने में बहुत सरलता प्राप्त की। क्यों? अब हम ये जान गए, कई बार हम किसी न किसी नाम को बीच में से भूल जाते थे, तो अव तक दे द्वय इस सूत्र से इनके हमको समास के 6 प्रकार हमें याद हो जाते हैं। आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दे यानी दिगु समास, द्वय यानी द्वंद्व समास। इस तरह से हमने समास के प्रकार हमने अभी यहाँ समझे हैं। इनके जो प्रकार हैं, ये 6 प्रकार हमने अच्छी तरह से समझ लिए इस सूत्र के माध्यम से। अब हम इनको बिल्कुल नहीं भूल सकते। देखो, एक बात जो आप भूल सकते हैं, वो बात मैं यहाँ आपको पहले ही संकेत कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पहले यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि जो सामासिक पद है, सामासिक पद का मतलब क्या हो गया भैया? सामासिक पद का मतलब क्या हो गया? समास के पद, समास के पद। तो सामासिक सामासिक पदों की शिरोरेखा टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। हिंदी में विशेष आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है, शुद्धिकरण पर बहुत ध्यान देना होता है। तो अब आपको ये समास के जैसे ये प्रकार, हमने 6 प्रकार आपको बताए हैं। दूसरी बात, जैसे समास की परिभाषा आपने पढ़ी बोर्ड एग्जाम में, ऐसे इन 6 समास के जो प्रकार हैं, इनमें से किसी एक समास का उदाहरण आता है और वह उस समास की परिभाषा आपसे पूछी जाती है, उस समास की परिभाषा पूछी जाती है। तो हम बार बार इन समास को जब हम पढ़ते हैं तो इनकी परिभाषा को हम भूल जाते हैं। देखो, ये तो समास के प्रकार इस तरह से हो गए हैं आपके। और अब जैसे ये समास हैं, इनमें आप बहुत गलती करते हैं, परिभाषाओं में बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनमें क्या गलती करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपने अव्ययी भाव की परिभाषा बोली, तो आप क्या कहेंगे इसमें? जहाँ पर प्रथम पद अव्यय होता है तो दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? अप्रधान होता है। प्रथम पद अव्यय है तो दूसरा पद अप्रधान है। बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। तो ये पद आ गए कि नहीं आ गए? इन पदों को जब तुम परिभाषा जब किसी समास की लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी 20 साल का यह अनुभव है कि बच्चे निश्चित रूप से इन समास की परिभाषाओं में कोई न कोई गलती कर बैठते हैं। क्यों गलती कर बैठते हैं? उसकी गलती करने का तरीका है कि वो पदों को नहीं जानते कि पद क्या हैं। तो समास के प्रकार वो जान जाते हैं, अच्छी बात है, परिभाषा बिल्कुल समझ लेते हैं और रट भी लेते हैं, लेकिन वो इन पदों में वो गलती करते हैं कोई ना कोई। कैसे गलती करते हैं बच्चों? ध्यान दें, समास के प्रकार कितने हो गए? 6। अब आपको मैं कोई कठिन बात नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक सरल बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि जैसे समास के प्रकार आपने ये 6 हो गए ना, तो 6 ही प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से हट करके 6 समास की परिभाषा मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पदों के आधार पर समास के प्रकार
देखिए भैया, ये जैसे आपको मैंने पदों के आधार पर समास के प्रकार मैंने खुद ने अपने आप अपने विवेक से ये हेडिंग डाली है, क्योंकि बच्चे जब ये गलती करते थे तो बच्चों की गलती दोबारा ना हो उस तरह से मैंने इस तरह से समास के प्रकार बना दिए हैं। तो अब आप यहाँ किसके समास के प्रकार किस आधार पर पढ़ रहे हैं? आप पदों के आधार पर। तो अब आपको देखो पद कितने प्रकार के होते हैं, आप बताओ मुझे, समास में बताओ, बताइए। आपको पद मैंने बता दिए, प्रथम पद आपने पहले ही पढ़ लिया, प्रथम पद, और दूसरा पद, दूसरा पद आपने पढ़ लिया है, और पद, और तीसरा भी पद आपने पढ़ लिया है, तीसरा पद, तीसरा पद। ये समास आप पदों के प्रकार आप पढ़ चुके हैं। प्रथम पद को आप दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? भूलना नहीं है, पूर्व पद कहते हैं। क्यों? ये शब्द आपको परिभाषाओं में आते हैं। दूसरे पद को क्या कहते हैं आप? उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं दूसरे पद को। कोई कठिन बात नहीं है बिल्कुल। तीसरे पद को क्या कहते हैं हम? अन्य पद कहते हैं, अन्य पद, अन्य पद कहते हैं। अब आपको क्या बात याद करनी है? एक समास की परिभाषा आप जानते हैं तो आप अपने मन में याद कीजिए। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पद हो गए, शब्द हो गए एक समास में, दो से अधिक पद। तो अब देखो, प्रथम पद यानी पूर्व पद, प्रथम पद, यहाँ जहाँ प्रथम पद प्रधान है उस समास को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं हम? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तथा दूसरा पद क्या होता है? अप्रधान होता है, अप्रधान होता है। दूसरा पद कहाँ प्रधान होता है? दूसरा पद, दूसरा पद देखो, अब दूसरा पद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब आप इन तीन समास आपके, क्यों? क्योंकि तत्पुरुष के ही प्रकार होते हैं ये दोनों समास, ये तत्पुरुष के ही प्रकार होते हैं ये दोनों, द्विगु और कर्मधारय समास। तो और तीसरा कौन सा? और तीसरा पद किसमें प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास। तीसरा कौन सा? बहुव्रीहि समास। तीसरा पद बहुव्रीहि, तीसरा पद प्रधान यहाँ होता है। इस तरह से दोनों पद, दोनों पद, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, यानी कि दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब आपको 6 समास और 6 समास की परिभाषा आपको जो मैंने पदों के आधार से बताई है, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि समास आप कितनी बार पढ़ चुके हैं। समास आप आजकल आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा 4th 5th से ही आपको पढ़ाने लग जाते हैं। 6th से तो आप सभी, 6ठी क्लास से तो आप सभी पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन आज तक आप 10th तक आ गए हैं, तब कोई ना कोई गलती फिर भी आप समास में लगातार करते चले आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आपको एक उसका एक तरीका, एक सिस्टम आपको अभी पता नहीं है। तो वो सिस्टम मैंने स्वयं विवेक से ही यहाँ ऐसा मैंने प्रस्तुत किया है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, आप जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। परिभाषा याद हो गई। दूसरा समास, यहाँ ध्यान दें, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्ह का लोप होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। द्विगु समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा समूह का अर्थ आता है। किसका? समूह का अर्थ आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, समूह का अर्थ आता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विशेषण और विशेषण विशेष का होना पाया जाता है, विशेषण विशेष का होना पाया जाता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है कि दूसरे पद की कोई विशेषता होती है। दूसरे पद की विशेषता क्या होती है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, पक्ष एक शब्द है और कृष्ण क्या है? विशेषण। तो विशेषण क्या है कि दूसरा पद प्रधान है, ये तो विशेषण है, ये तो विशेषण है,
ये विशेषण है। कृष्ण माने काला, पक्ष माने पक्ष, पक्ष दो होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो दूसरा पद है ये प्रधान है और ये क्या है, ये विशेषण है। तो जहाँ दूसरा पद प्रधान है भाई, ये अगर पद नहीं होगा, ये पद नहीं होगा तो कृष्ण समास नहीं बनेगा। तो आप ध्यान दे लीजिए इन बातों को, आपको मैंने यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिए। एक बार पुनः मैं आपको फिर बता देता हूँ। जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान वाले समास कौन कौन से हैं, तत्पुरुष में, द्विगु में और कर्मधारय में। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष कहते हैं, परंतु जहाँ पर कारक चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का लोप होना पाया जाता है। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद कैसे होता है, जैसे आपने कह दिया चौराहा, चौराहा, चौराहा कह दिया आपने, तो चार संख्या है और रहा रास्ता, तो दूसरा पद रहा ही तो इसमें प्रधान है, दूसरा पद ही तो प्रधान है। चार का अर्थ कब निकला, राह से ही तो अर्थ निकल रहा है। तो ध्यान दीजिए दूसरा ही पद इसमें प्रधान होता है। प्रश्न आपसे अगर मैं एक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से यहाँ उठाएं तो आपको ये प्रश्न बन जाता है तत्पुरुष और द्विगु में क्या अंतर है, द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर है। तो ये समानता क्या है, तत्पुरुष में और द्विगु में क्या समानता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि सर दोनों में दूसरा पद समान होता है। द्विगु में कर्मधारय में क्या समानता है कि दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये समानता है और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ समूह का पाना होना पाया जाता है, यहाँ क्या है, यहाँ विशेषण का होना पाया जाता है, यहाँ विशेषण का होना पाया जाता है। बच्चों अब ध्यान दें, चार परिभाषाएं आपको याद हुई हैं, अव्ययीभाव की, तत्पुरुष समास की और द्विगु समास की। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा समूह का अर्थ निकलता है उसको द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाची भी होता है, पहचान है इसकी। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेषण का होता है, दूसरा पद विशेष का होता है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। यूँ तो उपमेय और उपमान पर भी यह अलग अलग प्रकार से और होता है। तीसरा पद प्रधान, जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब आप समझ गए, तीसरे पद को अन्य पद कहते हैं, यानी कि समास में दो पद आएंगे, दो शब्द आएंगे। पहला शब्द प्रथम पद आएगा और दूसरा पद आएगा, दूसरा पद आएगा, लेकिन प्रधानता किसकी है, तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान। इसका मतलब क्या हो गया, तीसरे पद प्रधान का मतलब क्या हो गया कि ना तो प्रथम पद का अर्थ आएगा ना दूसरे पद का आएगा, इन दोनों से हट करके तीसरा अर्थ आता है, उसको हम प्रधान कहते हैं, तीसरा पद प्रधान बोलते हैं। आपने कोई भी जैसे यहाँ उदाहरण लेना चाहें, आप देना चाहें तो आपको यहाँ में तीसरे पद के हिसाब से बता सकते हैं हम। जैसे आपने लिख दिया चक्रपाणी, चक्रपाणी, पहला पद चक्र है, दूसरा पद फाड़ी। पाणी का अर्थ क्या है, हाथ, और चक्र जिनके हाथ में है, किनके हाथ में है चक्र, श्री कृष्ण या भगवान विष्णु जी के हाथ में है। तो अब यहाँ क्या दिया, चक्र है पाणी जिसके, तो तीसरा पद क्या आ गया यहाँ पर, श्री कृष्ण के लिए आ गया, यहाँ भगवान विष्णु के लिए आ गया, श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के लिए आ जाता है। तो तीसरा पद ये प्रधान रहा यहाँ पर। दोनों पद प्रधान कहाँ होते हैं, जहाँ जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। बच्चों पहले इस वीडियो में मैंने आपको समास के प्रकार बताए हैं, समास के प्रकार, समास की परिभाषा, समास विग्रह की परिभाषा, सामासिक पद की परिभाषा, और छह जो समास आपने जो पढ़े हैं, इन छह जो समास आपने जो पढ़े हैं, इन छह जो समास हैं, उन छह समास के जो प्रकार हैं उनकी परिभाषा और पदों के आधार से परिभाषा मैंने आपको यहाँ संकेत की है। बच्चों ये जब आपको याद है, ये जब आपको याद है तो मैं समझ लूँगा कि आपके 2 अंक निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे आपके। और जब आपको ये याद नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से आप कोई ना कोई भूल करते ही हैं। तो इस तरह से अब मैं यहाँ से इसको साफ करता हूँ और आगे आपके क्रमशः एक एक समास का प्रकार आपको मैं लेकर के यहाँ बताता हुआ चल रहा हूँ। ध्यान दें। देखिए इस चार्ट में
जो अभी आपने पदों के आधार से पढ़ा, तो इसमें सहायक समास की आपको पहचान भी यहाँ बताई गई है। सहायक समास की यहाँ पहचान आपको बताई गई है, समझाई गई है, तो उसको आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से ध्यान रख लें। अब मैं आपको यहाँ पहला जो समास मैं बता रहा हूँ वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए परिभाषा आप यहाँ इसकी देंगे, आप अच्छी भली भांति आप जानते हैं। देखो अव्यय शब्द है आपका एक, अव्यय यानी कि इस शब्द के बारे में आप जानते ही हैं, ये आ उपसर्ग है इसमें, और व्यय इसका मूल शब्द है, यानी कि आ का अर्थ नहीं और व्यय माने खर्च, जो कभी खर्च ना हो उसको अव्यय कहते हैं। और अव्यय का मतलब क्या होता है, व्याकरण में अव्यय का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो, उसको हम अव्यय कहते हैं। और इस तरह से आप अव्यय समास की जो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रथम पद अव्यय हो तथा प्रधान हो तथा दूसरा पद अप्रधान का मतलब गौण, अप्रधान हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण आपको यहाँ आपको मैं पूर्व में भी दिया था, यथा शक्ति प्रतिदिन, प्रत्याशा, यथा प्रत्याशा। यहाँ पर आप जैसे विग्रह करेंगे, इनका ये समास होगा इनका विग्रह, तो शक्ति के अनुसार दिन, दूसरा पद दिन, प्रथम पद प्रति उपसर्ग, दिन पर दिन, आशा पर आशा। इस तरह से आपको यहाँ पर एक अव्ययी भाव समास का मैंने कुछ यहाँ संक्षिप्त वर्णन और पहचान आपको यहाँ बताई है। बाकी की इनके प्रकार को आपको नहीं समझना है, ना ही इनको पढ़ना है। साफ पर साफ, पल पर पल, पल पल, ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं, पूर्व पद और नाम पद अव्यय के दो प्रकार होते हैं। अव्यय के जो प्रकार होते हैं, अव्यय पूर्व पद व अव्यय नाम पद। अव्यय पूर्व पद यानी कि जहाँ अव्यय शब्द पहले आता है उसको अव्यय पूर्व पद कहते हैं। और अव्यय नाम पद का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो एक समान वाले जो शब्द होते हैं, जैसे पल, इसका मतलब क्या हो गया, पल पर पल, साफ, जैसे साफ, तो ये क्या हो गया, पल पर पल। इसका विग्रह क्या हो गया, पल पर पल और साफ पर साफ। इस तरह से समास अव्ययी भाव के आपके ये संक्षिप्त तरह से, छोटे तरह से आपको यहाँ बताया गया है। बिल्कुल सरल तरीका आपको बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है, इस तरह उदाहरण दिया जाता है और ये बात आपको यहाँ समझाई जाती है। पहचान में आपको यही ध्यान रख लेना है कि पहला पद यहाँ पर एक अव्यय होता है, पहला पद यहाँ अव्यय होता है। तो इस तरह का आपको यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से कल आपका यहाँ से आगे का जो भी क्रम होगा वो मैं आपको कल यहाँ से बताऊँगा।